हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार भारती। यूट्यूब में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम सिंधु सभ्यता को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा। तो ये जो सभ्यता था सिंधु नदी के तट पे ही बसा हुआ था, इसीलिए इसका नामकरण सिंधु सभ्यता पड़ा। इसका एक और नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। तो जब इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त की जा रही थी तो सबसे पहले खुदाई जो है हम हड़प्पा से हुआ था, इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो सर्वप्रथम जानकारी इस सभ्यता का चार्ल्स मैसन ने दी। अगर पूछता है सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया तो ये जेम्स कनिंघम हो जाएगा। और नामकरण पूछेगा तो जॉन मार्शल। और सर्वप्रथम खुदाई किसने की तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानकारी किसने दी तो चार्ल्स मैसन ने। और इसका सर्वेक्षण किया तो जेम्स कनिंघम। और नामकरण किया इसका सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। और खुदाई की दयाराम साहनी ने। अब आते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो ये जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये घिरा हुआ है। और इसका जो है आकार त्रिभुजाकार है। तो आकार के बारे में बात करते हैं तो इसका जो है सिंधु सभ्यता का जो है उत्तरी हिस्सा जो है, उत्तर में जो है ये मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में है। पूर्व में जो है, पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक गया है। यूपी में जो है ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम में आते हैं तो ये पश्चिम में इसका विस्तार जो है सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में ये महाराष्ट्र में दयामाबाद तक फैला हुआ है, जो गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये जो है इसका पूर्व भाग जो है, इसका पूर्व भाग जो है ज़्यादा पूर्व की ओर विस्तार ना होके यहाँ पे ही विस्तार है, इसी कारण इसको मिलाते हैं तो ये जो है त्रिभुजाकार रूप धारण करता है। इसी आधार पे हम कहते हैं कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे याद करने का एक ट्रिक भी है। आंसू मादा यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से याद करते हैं। आंसू मादा पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में जाएंगे तो सुतका गेंडोर, और उत्तर में जाएंगे तो मादा, और दक्षिण में आएंगे तो दयामाबाद। आंसू मादा से हम ये चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विस्तार हम देख लेंगे। अब आते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है हमारी कैसी सभ्यता थी। तो ये सभ्यता जो था हमारा शहरी सभ्यता था। और इसका कालक्रम जो था 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। अब बात करते हैं कि यह शहरी सभ्यता कैसी थी, कैसे हम कह सकते हैं कि यह शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ जब खुदाई दयाराम साहनी 1921 में कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो नाली जो थी ढकी हुई थी और चारों तरफ से नाली निकला हुआ था। गांव में हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ जो है सोखा गड्ढा वहाँ बना दिया जाता और जो जितना भी घर का पानी है उस गड्ढा में डाला जाता था। तो इस आधार पर हम कह सकते थे कि यह शहरी सभ्यता थी।
अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं। एक एक करके इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हड़प्पा है। हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। अब जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है। तो ये जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ से जो है श्रमिक आवास मिले हुए हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। इसी कारण इस सिंधु सभ्यता को मातृ शतात्मक कहा जाता है। यहाँ लकड़ी की ओखली मिली हुई है, हाथी का कपाल मिला हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। ये स्वास्तिक चिन्ह जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह जो है हमारा किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है और कुम्हार का चाक मिला हुआ है। तो यहाँ से 8 चीज जो है प्रमुख हमें मिले हुए हैं। क्या क्या? तो श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, RH-37 कब्रिस्तान, कुम्हार का चाक। इसमें से जो है मातृ देवी की मूर्ति और स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्थल मोहनजोदारो के बारे में। तो इसकी खुदाई सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी खुदाई जो है राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। और कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। और कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या स्थल इसको मोहनजोदड़ो को माना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। यहाँ मृतकों का टीला जो है बहुत संख्या में पाए गए हैं। अब आते हैं यहाँ से प्राप्त क्या क्या वस्तुएं मिले हुई है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले पुरोहित आवास मिला हुआ है, घर में कुआं मिला हुआ है, विशाल स्नान गार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, सभागार मिला है, पशुपति शिव मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है और तांबे का ढेर मिला हुआ है। तो इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ जैसे कि पंडित जी कुआं या स्नान घर में स्नान कर सूती वस्त्र पहनकर शिव की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण कर चौड़ी सड़क से निकलकर सभा में जाएंगे। तो यहाँ पंडित जी से पुरोहित आवास यानी कि जो है पूजा कराते हैं उनका आवास है। तो पंडित जी कुआं, तो घर में कुआं यहाँ से मिला, स्नान घर हो गया, यहाँ से सूती वस्त्र हो गया। शिव की पूजा करेंगे, यहाँ शिव की पूजा करेंगे यानी कि पशुपति शिव यहाँ से मिले हैं। और पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण करेंगे तो अन्नागार मिला हुआ है, चौड़ी सड़क हो गया और सभागार हो जाएगा। तो इसे आसान याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। और मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और स्थल मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अब आते हैं हम तीसरे स्थल चंदहुदरो के बारे में। तो चंदहुदरो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी खुदाई किसने की। तो इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। और कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पे? तो ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है। और कहते चंदहुदरो के बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। बाकी जितने भी इस सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं सब दुर्ग रहित है, यानी कि दुर्ग सहित है।
यानी कि चारों तरफ से जो है बाउंड्री खींचा गया है ताकि कोई विदेशी आक्रमण यहाँ ना हो पाए। लेकिन ये चंद्रहुदुर जो है यह दुर्ग रहित है। अब आते हैं कि यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो है याद करने के लिए सिंपल है कि यहाँ से हम मेकअप सामग्रियाँ अधिक पाए गए हैं, जैसे लिपस्टिक पाया गया है, शीशा पाया गया है, काजल पाया गया है, सुई धागा, ये सब अधिकतर मेकअप सामग्रियाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ मनका पाया गया है, अलंकृत ईंट पाया गया है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से पाया गया है? तो चंद्रहुदुर से। और मेकअप सामग्रियाँ अधिकतर यहाँ से पाई गई है, जैसे लिपस्टिक, शीशा, काजल, सुई धागा। इसके अलावा अलंकृत ईंट, मनका पाया गया है। अब हम आते हैं चौथे स्थल रोपर। तो इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर यानी कुत्ता का भी शव मिला हुआ है। और ऐसा ही शव जो है नवपाषाण काल में हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। तो यहाँ सबसे प्रमुख है कि यहाँ जो है मानव के साथ साथ जो है कुत्ता का शव प्राप्त हुआ है रोपर से। और नवपाषाण काल में बुर्ज होम से ऐसा प्राप्त हुआ है। अब आते हैं बनवाली के बारे में। तो इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने किया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में रंगोई नदी के समीप स्थित है। बनवाली नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ जो है कोई बनावट ठीक ढंग से नहीं किया गया है। तो यहाँ जो है जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला था। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ जो है नाली की कोई व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं थी। सोख्ता यहाँ बनाए गए थे हर घरों में। और यहाँ की जो थी सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ से जो है हमें हल का साक्ष्य मिला है। हल जो था टेराकोटा का बना हुआ था। टेराकोटा किसे कहते हैं? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि यहाँ कोई बनावट जो है सही ढंग से नहीं की गई थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, सड़क जो था हमारा टेढ़ा मेढ़ा था यहाँ से। अब आते हैं कालीबंगा। तो इसकी खुदाई जो है बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया था। और यह कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में जो है सरस्वती घग्गर नदी के तट पे स्थित है। बीके थापर और बीबी लाल ने इसकी खुदाई की और यह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ जो होता है काली मिट्टी की चूरी। अब हम जानते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो है अलंकृत ईंट मिला हुआ है, चूरी मिला हुआ है, जोता हुआ खेत और हल एवं हवन की सामग्री मिली हुई है। तो यहाँ से अलंकृत ईंट, चूरी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन मिले हुए हैं। अब आते हैं धौलावीरा के बारे में। तो इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने की थी और यह गुजरात में लूनी नदी के समीप स्थित है। तो इसके बारे में हम इतना ही जानेंगे कि इसकी खुदाई जो है धौलावीरा की रविंद्र सिंह और यह जो है गुजरात में लूनी नदी के तट पे स्थित है। अब आते हैं सूर्यकोटदा। तो सूर्यकोटदा जो है गुजरात में स्थित है और यह प्रमुख बंदरगाह है सूर्यकोटदा। यहाँ से हमें क्या क्या वस्तुएं मिले हैं? तो यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर और कलश सावधान मिले हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये सूर्यकोटदा होगा।
तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं, तो सूर्यकोटदा से मिले हुए हैं। अब आते हैं लोथल। लोथल की खुदाई जो है रंगनाथ राव ने किया था, और यह कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के समीप स्थित है। तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव, और ये जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पे, तो ये जो है हमारे भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और ये जो है लोथल जो है ये प्रमुख बंदरगाह जो है स्थित है। कहते हैं कि यहाँ के घर के दरवाजे जो थे सड़क की ओर खुलते खुलते थे, और बाकी जितनी सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं वहाँ घर के दरवाजे जो है साइड में रहते हुए थे। और यही एकमात्र स्थल है जिसका जो है सड़क की ओर जो है दरवाज़ा खुला रहता था। इसके पीछे कारण है कि ये व्यापार में सुविधा होता था। यहाँ से उस ज़माने में बैलगाड़ी आदि चलती थी, तो बैलगाड़ी जो है सड़क पर लगी रहती थी और सामान जो है निकालने में यहाँ से सुविधा होती थी। अगर इधर से उतर के जाएगा तो काफ़ी टाइम और काफ़ी दिक्कत होता था। इसी कारण लोथल जो है का घर की दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से जो है फारस की मोहर मिली है। इसका अर्थ है कि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। यहाँ से युगल समाधान भी मिले हुए हैं जो सती प्रथा का प्रतीक है। तो लोथल से हमें क्या क्या देखने को मिला, तो यह प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ घर के दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे, कारण व्यापार की सुविधा के लिए यहाँ फारस की मोहर मिली है। इससे संकेत होता है कि फारस से हमें व्यापार होता था, और यहाँ युगल समाधान भी मिला हुआ है। अब आते हैं रंगपुर। तो रंगपुर जो है रंगनाथ जो है इसकी खुदाई की थी, रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने लोथल की भी खुदाई की थी और रंगपुर की भी खुदाई की थी। और यह कहाँ स्थित है, तो ये जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के समीप है। यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है। तो रंगपुर से हम क्या याद करेंगे, यहाँ से जो है हमें धान की भूसी मिली हुई है, और इसके खुदाई करता जो है रंगनाथ है, और यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के समीप है। और एक और स्थल जो है कोट दीजी, तो इसकी खुदाई जो है फजल अहमद ने की थी, और ये कहाँ स्थित है, तो ये सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर सिंधु नदी के समीप स्थित है। सिंधु सभ्यता में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वे 6 नगर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है और गनवारी वाला है। अगर ये ऑप्शन करके पूछता है कि सिंधु सभ्यता, 4 ऑप्शन दे के पूछेगा कि इनमें से कौन जो है बड़े नगर नहीं है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि ये 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन गनवारी वाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद आते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या शहर मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और यह राखीगढ़ी से पहले धौलावीरा था, लेकिन वर्तमान में राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा स्थल। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, और इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, तो 1963 में सूरजभान ने की थी। अगर पूछता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। भारत में पूछता है सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी। लेकिन राखीगढ़ी से पहले पूछता है तो यह धौलावीरा हो जाएगा। और राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने 1963 में की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर
गहरा है। अब आते हैं हम सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, नालियाँ जो थी ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था इनका व्यापार विदेशों तक था, यानी कि हमने लोथल में पढ़ा कि यहाँ से फारस की मोहर मिली है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका व्यापार विदेशों तक था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। और इसके विनाश का कारण और पूछता है तो बाढ़ हो जाएगा। यहाँ के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं यहाँ प्रचलित थी। हड़प्पा में जो है शव को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। यहाँ शव को जो है जलाया एवं गाड़ा दोनों किया जाता था। तो हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और जलाने की प्रथा हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिले हैं। किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। पशुओं में गोबर वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो ये हमने सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ा। अब आते हैं कि हम कुछ सभ्यता के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो सभ्यता थी 10,000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का अर्थ मध्य होता है, बीच, और पोटामिया नदी होता है, यानी कि दो नदियों के बीच स्थित की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यह दो नदी कौन कौन थी? तो यह टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी थी। और यहाँ नदी के किनारे बसे रहने के कारण यहाँ की मिट्टी जो थी उपजाऊ थी और कृषि जो थी अच्छी होती थी यहाँ। और यहाँ की सभ्यता जो थी ग्रामीण थी और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। और इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी काफ़ी विस्तृत थी, इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में इसे बांटा गया। पहला जो था हमारा सुमेरियन की सभ्यता था, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता था, तीसरा असीरिया की सभ्यता था और चौथा कैल्डरिया की सभ्यता था। और इस सभ्यता का विनाश किसने किया? तो सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश किया था। और यह विश्व की पहली सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा कि यह 10,000 ईसा पूर्व पुराना सभ्यता है। और यह दो नदियों टिग्रिस यूफ्रेटस नदियों के मध्य में बसा हुआ है। और यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है और मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि है। सभ्यता जो है हमारा ग्रामीण है। और इस विस्तृत भाग में फैले रहने के कारण इसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता और चौथा कैल्डरिया की सभ्यता था। और इस सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। और यह विश्व की प्रथम सभ्यता। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ये जो सभ्यता है 3100 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। और इस सभ्यता को नील नदी का देन भी कहा जाता है। और यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित यह सभ्यता थी।
यहाँ एक प्रमुख राजा फिरौन हुआ करते थे और यहाँ जो है पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। यहाँ धार्मिक मान्यता थी कि यहाँ अगर लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर को मम्मी का लेप लगा के उन्हें रख दिया जाता था, जिससे वहाँ सड़ता गलता नहीं था। तो यहाँ मम्मी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और इस सभ्यता में रसायन शास्त्र काफ़ी सुदृढ़ था। तो हम मिस्र की सभ्यता में प्रमुख पढ़े कि यह नील नदी की देन है और यहाँ प्रमुख राजा थे फिरौन और यहाँ मम्मी, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ था। अब आते हैं हम रोम की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। यह इटली में विकसित सभ्यता थी और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी और सबसे पहली सभ्यता जो मेसोपोटामिया की और सबसे विकसित सभ्यता प्राचीन सभ्यता में तो रोम की सभ्यता थी और यह 600 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी और इसमें 2 प्रमुख राजा थे, जूलियस एवं सीजर। यहाँ 2 प्रमुख राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर नामक नाटक जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और एक और सभ्यता है फारस की सभ्यता। ये जो है 500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। वर्तमान में जो है यह कहाँ स्थित है तो ईरान में है और इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इस सभ्यता की जो है भाषा जो थी फारसी थी और यहाँ के लोग जो है पारसी धर्म को मानते थे। पारसी धर्म के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, होमी जहांगीर भाभा, फिरोज गांधी, रतन टाटा, ये सब पारसी धर्म के थे और इस धर्म को सिकंदर ने जो है समाप्त कर दिया था। तो फारस की सभ्यता जो है 500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी और यह जो थी ईरान में स्थित थी और इसकी भाषा जो थी फारसी थी और यह पारसी धर्म को अपनाते थे। अब आते हैं स्पार्टा जो है ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था और यह बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। कहा जाता है कि स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी और स्पार्टा के 300 सैनिकों ने किसके नेतृत्व में तो लियोनाइड्स के नेतृत्व में जो है 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी और ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। तो हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता पढ़ा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो था हमारा सबसे पहला सभ्यता था और सबसे विकसित रोम की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है हमारा 10,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व पुरानी, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व पुरानी थी और फारस की 500 ईसा पूर्व पुरानी थी। मिस्र में एक राजा हुए जो फिरौन प्रमुख थे उसमें और रोम में की सभ्यता में जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस जो है प्रमुख थे। तो आज हमने सिंधु सभ्यता के बारे में और कुछ सभ्यता के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।